हेलो नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। माय नेम इज मुकेश जन्मा और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री विवेक जी शर्मा। आप सब देखते हैं कि पिछले कई एपिसोड्स में हमने कई सारे व्यक्तित्व के साथ में चर्चाएं की और कई सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपके फीडबैक लगातार हम YouTube पर देखते जा रहे हैं और आपके फीडबैक कहीं ना कहीं हमें और प्रोत्साहित करते हैं अच्छे व्यक्तित्व के साथ रूबरू करने का। और ऐसे ही अच्छे व्यक्तित्व आज हमारे साथ में हैं श्री विवेक जी शर्मा सर। आपका जन्म अजमेर में हुआ और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी वहीं पे कंप्लीट की। आपने ग्रेजुएशन साइंस मैथ्स में किया और आपने MBA मार्केटिंग एंड HR में किया हुआ है। उसके बाद आपने PGDM फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया और जीवन में कार्य की शुरुआत आपने वोकार्ड ग्रुप से की थी। साथ ही कई सारे ग्रुप में आपने जुड़े रहे और काम किया। श्रीराम ग्रुप, एलाइली, रनबैक्सी, हेलियोस और ऐसे कई सारी कंपनीज में आपने विभिन्न पदों पर कार्य निर्वहन किया, जिसके अंतर्गत आप कई बार ब्रांड मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर एंड जनरल मैनेजर पर आपने कार्य किया। साथ में आपने इक्फाई में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेवाएं भी दी। उसके अलावा उदयपुर में आपने कई सारे कॉलेजेस में शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवाएं दी। वर्तमान में आप गीतांजलि मैनेजमेंट संकाय के विभागाध्यक्ष पर कार्यरत हैं और शिक्षा से लगातार जुड़े हुए हैं। अपने बच्चों को हमेशा बेहतरीन तरीके से प्रेरित करने की कोशिश करते हैं और करते रहे हैं। सर विवेक सर, सबसे पहले तो हम हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस चर्चा का जो विषय आज हमने तय किया है वो है शिक्षा एक सामाजिक दायित्व है। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि आपका जन्म अजमेर में हुआ, आपकी शिक्षा वहां कंप्लीट की और फिर आप उदयपुर में अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं। तो उदयपुर के बारे में क्या विचार हैं सर आपके? उदयपुर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही सुहावनी और सुंदर जगह है और अजमेर में शिक्षा जरूर हासिल की, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि ये जो सुहावनापन था शिक्षा के साथ इसका अभाव था वहाँ पर, और वो कुछ सूखा इलाका है यहाँ के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर भी शिक्षा का प्रसार और प्रसारण काफ़ी हुआ है और अजमेर पहले केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे एजुकेशन के शिक्षण के क्षेत्र में जाना माना शहर जाना जाता था, जहाँ पे कि बहुत ही रिनाउंड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और वहाँ के लोग काफ़ी जगह आपको मिल जाते हैं पूरे देश विदेशों में। और इवन हमारे जो अभी मार्गदर्शक हैं जिनका कि मार्गदर्शन मैं लेता हूँ मेरा विभाग चलाने के लिए, वो मेरे सीनियर वो भी अजमेर के ही हैं जी। और आपको जान करके बहुत हर्ष होगा कि हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये अजमेर की देन है जी। तो बस थैंक यू सर। सर चूंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आपके बारे में मैंने कुछ रिसर्च भी की, कुछ सवाल मैंने अपनी तरफ से तैयार किए हैं आपके लिए। शिक्षा एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है ऐसा कई सारे लोगों का मानना है, क्या विचार है आपके इस बात पर? सर देखिए, इंडस्ट्री बनता जा रहा है ये देखने में तो प्रतीत होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सभी संस्थाएं इसको लिटरली या पूर्ण रूप से इंडस्ट्री का दर्जा देती हैं या उस रूप से देखती हैं जी। क्योंकि हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हमारी सरकारें भी ये कहती आई हैं कि शिक्षण संस्थाओं को स्वावलंबी होना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं को सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जी। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि अगर कोई शिक्षण संस्था अपने लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो एक अच्छी शिक्षा जी बच्चों को दे सकती है, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकती है, उसके लिए जो भी संसाधन उसको चाहिए, बच्चों में वो आत्मविश्वास जगा सकती है जिससे कि बच्चे में ये विश्वास पैदा हो कि वो भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सक्षम बन गया है। उसमें विश्वास जगाने के लिए जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए, लैब्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको खड़ा करने के लिए यदि अगर एक संस्था फीस के माध्यम से कुछ ज़्यादा फीस लेती है जी,
जिसे कि वो रैशनलाइज भी कर सकती है या करती है। तो मैं समझता हूँ कोई इसको हम व्यापार की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए जी। बल्कि इसको एक उन्नति की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वही दूसरों के कंधों पे हमारी संस्थाएं दूसरों के कंधों पे सवार रहेंगी जी। और दूसरों के कंधों पे सवार रह कर के हम कितना लंबा चल सकते हैं ये आप स्वयं ही जान सकते हैं। जी, ये जी। इतना संभव नहीं है। जी, थैंक यू सर। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं श्री विवेक जी शर्मा। हो सकता है कुछ व्यूअर्स हमारे इस कार्यक्रम से अभी भी जुड़े हो। विवेक सर, हमने जो ये टाइटल रखा है, ये शीर्षक रखा है कि शिक्षा एक सामाजिक दायित्व है। बीइंग ए टीचर और एक शिक्षक होने के नाते मुझे भी ऐसा एहसास होता है, क्योंकि हम सदियों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा औजार है बदलाव लाने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस होने के बावजूद भी आज के जो युवा हैं, जो भीड़ हैं, वो कहीं ना कहीं ट्यूशन की तरफ वापस रुख करते हैं उनकी। तो ऐसा क्या कारण है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसके पीछे क्या क्या कारण आपको लगते हैं कि इतनी बड़ी सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चे इस तरफ क्यों मुड़ते हैं? देखिए, ट्यूशन एक बहुत पहले से इस चीज़ का चलन होता रहा है। अब ये क्यों होता रहा है, ये इस पे डेफिनेटली चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसको हम रूल आउट कर दें जी, ये भी मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है जी। क्योंकि देखिए, आपने जो शिक्षण संस्था और जो ट्यूशन पे डिपेंडेंस बच्चों की बढ़ती जा रही है जी, उसमें जो भेद जानने की कोशिश की है, तो उसमें एक फंडामेंटल भेद है जी, कि शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती है वो सर्टिफिकेट डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा दी जाती है कि आपको डिग्री भी लेनी है। तो उसमें जो फोकस है वो मेरे ख्याल में डिवाइड हो जाता है कि एक तो आपको डिग्री लेनी है और एक आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, वो रिक्विजिट ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए जिससे कि आप में एक आत्मविश्वास पैदा हो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण, ये डिवाइड होने के कारण मैं समझता हूँ कि ये डिफरेंस ट्यूशन और एक शिक्षण संस्थान में आ जाता है, क्योंकि ट्यूशन जो है वो बिल्कुल फोकस्ड एंड पिन पॉइंटेड अप्रोच है जिसके अंदर की टीचर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग या आत्मविश्वास बिल्टअप करने के लिए काम करता है बच्चों के ऊपर। जबकि जैसा मैंने बताया कि शिक्षण संस्थाएं डिग्री ओरिएंटेड, सर्टिफिकेट ओरिएंटेड कोर्सेस रन करती हैं और उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। उनको रन करने के दौरान उनको एक अपना शेड्यूल पूरा करना होता है, उनको एक अपने नियमों के साथ चलना पड़ता है। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये डिफरेंस पैदा कर देती हैं। जी। अच्छा, एक और सर, अभी भी मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि कई बार मैं जज करता हूं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर जो नंबर ऑफ डिग्रीज जो टीचर्स लेकर बैठे हुए हैं वो, और एक जो ट्यूशन संस्थान चला रहे हैं, कोई भी XYZ, वो सब्जेक्ट्स का हो सकता है, लैंग्वेज किसी का भी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो डिग्री, जो नंबर ऑफ डिग्रीज ज़्यादा हैं, जो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मारते हैं, उनके टीचिंग, उनका जो रिजल्ट आता है बच्चों का, और ट्यूशन वाला जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन शायद उनकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी तरफ बच्चों का झुकाव भी ज़्यादा होता है, उसका परिणाम भी ज़्यादा आता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक वेल क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद भी वो परिणाम उतना नहीं दे पाता कई बार? देखिए, इसमें मैं एक ये जो मेरा पक्ष रखना चाहूँगा वो ये है कि आपकी जो योग्यता है जी एज ए टीचर, वो दो चीज़ों से बनती है शिक्षण संस्थाओं में। एक है आपकी एलिजिबिलिटी और एक है आपकी कैपेबिलिटी। एक है आपकी कॉम्पिटेंसीज, एक है आपकी एलिजिबिलिटी। जैसा मैंने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में जो कोर्सेज रन किए जाते हैं वो डिग्री ओरिएंटेड हैं और डिग्री का भी अपना महत्व है जी, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो वो उसके ऊपर एक अप्रोच वहां चली जाती है। दूसरी अप्रोच ये रहती है कि हमें बच्चों को साथ साथ उनके जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, जिसके कारण वो हमारे पास आए हैं, जिसके कारण उन्होंने इस संस्थान में एडमिशन लिया है जी, उनको भी हम सॉल्व करें। जी। तो क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है ये फोकस, इस कारण शायद यहाँ पर उस डिवीजन के कारण टीचर जो है पूर्ण रूप से अपना हार्ट एंड सोल जी, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में नहीं लगा पाता।
और मेरे ख्याल में उसके दूसरे काम भी बहुत हो जाते हैं, जैसे कि आजकल रिसर्च भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जी। अब वो रिसर्च किस तरह से उसको लिया जा रहा है। अब काफ़ी शिक्षाविद ये कहते हैं कि बिना उसके आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एबिलिटी बनती नहीं है जी। लेकिन साथ में जैसा आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एबिलिटी जो है वो मिसिंग भी हो रही है शिक्षण संस्थाओं में, और इसलिए बच्चा ट्यूशन की तरफ जा रहा है जी। तो ये बात भी आपकी भी ठीक है। तो ये एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, ये बड़ी विरोधाभास परिस्थिति है जी। कि बच्चा ट्यूशन सेंटर पे भी बहुत ज्यादा तादाद में जा रहा है जी। और शिक्षण संस्थाएं भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं जी। तो इसका बस यही डिफरेंस मैं कहूंगा कि वहां पर शायद उद्देश्य अलग है और यहाँ पर कुछ सर एक और, चूंकि आप रेगुलर टीचिंग से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप शिक्षा के दायित्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो डिग्री ओरिएंटेड टीचिंग है उसकी वजह से उसमें जो कई सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी वजह से भी जो आत्मविश्वास और जो सर्वांगीण विकास बच्चों के अंदर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। मेरा ऐसा मानना है कि जो पूरा विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, डिग्रीज लेके आ जाते हैं। तो इसके पीछे आप मोटे मोटे क्या क्या कारण देखते हैं ताकि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कुछ न कुछ शिक्षा ले सकें इसके माध्यम से? देखिए, मोटे कारण तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जी कि वो एक कंपल्शन है जी, क्योंकि देश की व्यवस्था बनी हुई है, एक हमारे शिक्षा की पद्धति बनी हुई है जी। एक एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अंदर हम डिग्रियां देते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज देते हैं, डिप्लोमास देते हैं जी। और उनकी डिप्लोमास की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक मतलब बच्चे के लेवल पर भी रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको शिक्षा देते हैं उनके लेवल पर भी एक उनकी फॉर्मेलिटीज होती है। तो ये फॉर्मेलिटीज डिफरेंशिएशन पैदा करती हैं जी। जबकि ट्यूशन सेंटर पे ये फॉर्मेलिटीज नहीं है जी। इन फॉर्मेलिटीज से परे होकर के वहां पर पिन पॉइंटेड फोकस्ड एरिया है और वो है दैट कि व्हाई चिल्ड्रन आर कमिंग ओवर देयर, पीपल दोज हु आर रनिंग दोज ट्यूशन सेंटर्स दे नो इट वेरी वेल कि क्यों वो बच्चा वहां आ रहा है। वो उनमें आत्मविश्वास की कमी है, वो अपनी परेशानियों को सॉल्व करने आ रहा है जी। वो कॉम्प्लेक्स चीजों की को सिंप्लीफाई करने आ रहा है जी। वो सिंपल तरीके से समझने आ रहा है जी। ये उनको भली भांति पता है और वहां पर फॉर्मेलिटीज नहीं है जी। इस कारण से शायद बच्चा वहां जाता है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यवस्था गलत है और वो व्यवस्था ठीक है जी। क्योंकि वो व्यवस्था का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक आधार बनता है जी। आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी जगह वो एक आधार बनता है। डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी makes you successful in life, that is also very important. Okay. So that is why this that people are running from post to pillar. They are going to tuition centers as well as taking education from institutions. Right sir. साथ में इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर कि सिनेरियो पिछले 10, 15, 20 सालों से एकदम से बदला है ना। पहले ऐसा था कि जैसे किसी ने बीए का भी डिग्री कर लिया तो वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड कहलाता था, लेकिन इस पिछले 15-20 सालों के अंदर जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ जिसके अंदर इंटरव्यूज़ का एक नया प्रोसेस आया, 20-30 साल पहले शायद ये इतना नहीं था। तो जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपको लगता है शिक्षण संस्थान में अभी भी उन चीज़ों के ऊपर जो भी संस्थान हैं उनका कम फोकस रहता है और सिलेबस टीचिंग के ऊपर ही ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चोट खाते हैं? क्या राय है इसकी आपकी? नहीं, मैं तो बल्कि कहूँगा कि अदर एक्टिविटीज़ तो बड़ी हैं। देखिए, पहले तो वो जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल्स में तो मैं नहीं समझता कि कोई भी करिकुलर एक्टिविटी इसलिए कराई जाती थी कि वो उसको हम एक प्रमोशनल एक्टिविटी के दृष्टिकोण से देखें। वो सच में सर्वांगीण विकास के लिए ही कराई जाती थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं आज की तारीख में और sometime I would say कि this balance is becoming imbalance. ये imbalance होती जा रही है क्योंकि बड़े कॉन्शियस हो गए हैं इंस्टीट्यूशंस और कई इंस्टीट्यूशंस तो हद से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी एक गलत बात है। इसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ है।
जो दर्शक हो सकता है अभी भी जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं आज हमारे साथ शिक्षा जगत से जुड़े हुए श्री विवेक जी शर्मा हैं, आज हमारे खास मेहमान हेलो उदयपुर में। और हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो हमारा शीर्षक है शिक्षा एक सामाजिक दायित्व है। तो इसके ऊपर कई सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका फायदा मिलेगा। और आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जब ये वीडियो नेक्स्ट डे यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है तो आप नीचे अपने सवाल भी रख सकते हैं, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। सर, चूंकि उदयपुर भी अब एक स्टूडेंट हब बन चुका है, कई सारे स्टूडेंट्स आसपास के एरिया से, इवन बाहर से भी यहाँ के शिक्षा ले रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ राय विद्यार्थियों को देना चाहें? क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य होता है डिग्री हासिल करना, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि डिग्री के बाद मुझे जॉब चाहिए। तो सबका अलग अलग सोच होता है। तो आपकी राय से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जो पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको कुछ कुछ प्रेरणा मिले। आपकी राय? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपका शीर्षक है इस कार्यक्रम का कि ये एक सामाजिक दायित्व है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सामाजिक दायित्व है और इससे सामाजिक दायित्व रहना भी चाहिए। लेकिन साथ में आपने जैसा कहा, शुरू में मुझसे पूछा भी कि इतने सारे शिक्षण संस्थान शहर में और पूरे संभाग में और पूरे देश में निरंतर पनपते जा रहे हैं, तो क्या ये व्यवसाय नहीं बन रहा? ये बात भी ठीक है जी। तो पेरेंट्स को और बच्चों को इसमें बहुत ही उनका अहम रोल हो जाता है कि उनको काफ़ी एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड रखते हुए जी अपने संस्थान का चयन करना चाहिए जी। और ख़ास करके उन बच्चों को जो कि हिंदुस्तान के प्रीमियर संस्थाओं में जिनका एडमिशन उनकी बुनियादी योग्यता के कारण या बुनियादी प्राकृतिक योग्यता के कारण जिनका कि एडमिशन नहीं हो पाता। जैसे कोई बच्चे आईआईटी में नहीं निकल पाते, कोई बच्चे एनआईटी का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते, जिनके पास विकल्प प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं, उनको खास करके ये ध्यान रखना चाहिए और चुनाव करते समय ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि उन्हें एक तरह का रैशनल बैलेंस हर चीज़ में मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ताकि उनको ट्यूशन के पास भी नहीं जाना पड़े, चाहे उसके बाद मतलब उनके शिक्षण पूरा होने के बाद उनको ट्यूशन सेंटर्स के चक्कर ना लगाने पड़े, उनको ट्यूशनर्स के पास नहीं जाना पड़े, और उनका ट्यूशन वाला जो एम है वो उनका शिक्षण संस्थान ही पूरा कर दे। तो उसके लिए उनको काफ़ी होमवर्क करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा रेफरेंस यहाँ पर कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य है कि वहां पर किस तरह के टीचर मिक्स है, कि केवल ऐसा नहीं कि वहां पर केवल ऑर्नामेंटल टीचर्स ही हों या जिनकी जो कि उनको जो ट्यूशन पे मिलता है वो वहां ना मिल पाए, ऐसे टीचर हों। और तो वहां पर मिक्स कैसा है टीचर्स का, ये उनको देखना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँगा कि कोई भी शिक्षण संस्था है जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन में है, तो वहाँ पर मिक्स ऐसा होना चाहिए कि कुछ एक लोग कम उम्र के हों, कुछ एक ज़्यादा उम्र के हों, कुछ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले हों, कुछ एक क्वालिफिकेशन से डेकोरेटेड हों। तो ये जो मिक्स मिलता है, इससे जो उनको रेसिपी मिलती है, मेरे ख्याल में वो काफ़ी बहुत अच्छी रेसिपी मिलेगी। इससे उनका सर्वांगीण विकास भी होगा, उनको डिग्री भी मिलेगी अच्छी, और उनको जो वो चाह रहे हैं उनका स्वयं का आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब वो कुछ सीख पाएंगे, और इंसान तभी सीख पाता है जब वो अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके दिमाग में उनका सिंप्लीफाइड वे में आंसर उसको मिलता है। तो वो उसमें एक आत्मविश्वास बनता है, और जब आत्मविश्वास बनता है तो नेचुरली वो इंसान सक्सेस की राह पर निकल चलता है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स को सच में देखना पड़ेगा, शुरू से जज करेंगे तभी आप इसको गहराई से आंक पाएंगे। अच्छा सर, एक और मैंने कुछ देखा है कि उदयपुर के जो लोग हैं, कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ लोगों की ऐसा मानसिकता है कि वो यहाँ नहीं, उनको मेट्रो सिटीज़ में शायद पढ़ाई अच्छी मिलेगी। आप इस तरीकों को कैसे देखते हैं कि जो पलायन धीरे धीरे स्टूडेंट्स का यहाँ से बाहर की तरफ हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि ये जो पलायन है, मेरे ख्याल में ये एक भ्रामकता है, एक मतलब
मनोवैज्ञानिक विकृति कहूंगा मैं इसको, जी जी। जो कि हो रही है, जो कि केवल इसी फील्ड में नहीं है। आप देखिए कि ये बहुत सारे फील्ड्स में है। जी। आज किसी के पैर में चोट लग जाती है या हड्डी टूट जाती है, तो उसके 4 रिश्तेदार उसको सलाह देने लग जाते हैं कि उसको अहमदाबाद ले जाओ। जबकि मेरे ख्याल में यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हर तरह की सुविधाएं है। एशिया में मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा मेडिकल सेंटर बन चुका है, लेकिन आज भी हम हमारे पेशेंट को वहाँ लेके जाते हैं। तो ये कुछ उस तरह की बात है कि अच्छे शिक्षण संस्थान यहाँ पर हैं, एक्सपीरियंस लोग उनमें पढ़ा रहे हैं, क्वालिफाइड लोग उनमें पढ़ा रहे हैं, अच्छा मिक्स है उनमें टीचर्स का। एक तरफ एक्सपीरियंस लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, एक तरफ एकेडमिकली स्ट्रांग लोग हैं। इन दोनों का मिक्स उनको पढ़ा रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों वो ये सोचते हैं कि शायद उनको दूसरी जगह अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसमें वो शिक्षा वाला एलिमेंट उनको मोटिवेट नहीं करता। इसमें एलिमेंट्स दूसरे हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं जी। जैसे नया शहर, नई व्यवस्था, नए तौर तरीके, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़कें, नए रेस्टोरेंट्स। तो इस उम्र में जो बच्चे जिस उम्र में एडमिशन्स लेते हैं कॉलेज में, ये उम्र ही बड़ी प्रिकेरियस होती है, बड़ी नाजुक उम्र होती है, जिसमें जब ये एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें उनके दिमाग में अहम होती हैं जो कि शिक्षा के कंपैरिजन में ज्यादा अहमियत रखती है। और उनके कारण वो शायद प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं, उदयपुर के फतेह सागर पे तो हम खूब घूम लिए, और यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सपोजर नहीं होगा। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि बड़ी सड़कें, नियॉन लैंप्स, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ, समुद्र का किनारा इत्यादि इत्यादि एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर तो वो है जो आपको आपके टीचर के साथ बैठ करके मिलता है। अगर आपको वो चीज आपके ही शहर में मिल रही है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई सेंसिबल बात होगी कि आप अपनी एनर्जी और पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी वेस्ट करें। क्योंकि नेचुरली आप जब बच्चा बाहर जाता है तो उसको एकोमोडेशन करवाने में पेरेंट्स को बहुत खर्चा होता है। बाहर के कॉलेजेस की फीस जो है कंपैरेटिवली देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। जो आप कह रहे थे कि ये बिजनेस बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन में ये ज़्यादा बिजनेस बन गया है शिक्षण बनिस्पत की छोटे शहरों के। और जब आपको छोटे शहरों में वही टैलेंट मिलता है, जैसा कि आपने बताया कि जैसे आपने भी बताया और मैंने भी कहा कि टीचर मिक्स अगर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छी कंपनीज में, अच्छे संस्थानों में काम किए हुए लोग अब शिक्षण के क्षेत्र में आपको शिक्षित कर रहे हैं, और साथ में अच्छी डिग्रियां जिनके पास हैं वो भी उस शिक्षण संस्थान का हिस्सा हैं, तो ऐसी जगह पे शिक्षा लेने में मैं नहीं समझता कि कोई इन्फीरियरिटी फील होनी चाहिए। मैं मानता हूं, ये गलती है मैं कहूंगा, और ये गलती इस भ्रामकता के कारण है। ये जो एक्सपोजर वर्ड है, इट इज बीइंग मिसइंटरप्रेटेड, इट इज बीइंग मिसअंडरस्टूड बाय द पेरेंट्स एज वेल एज बाय द स्टूडेंट्स। तो इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, वो मेरे ख्याल में इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को करनी चाहिए। जी। हाँ। नहीं, शिक्षा एक सामाजिक दायित्व है। काफी अच्छी बातें सर आपने कही। हम शिक्षा से, संस्थान से घूमते हुए विद्यार्थियों से लेके अब आखिरी इस समापन के दौर में मैं कुछ सवाल पेरेंट्स के लिए भी चाहूँगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा अनुभव है और इतनी सारी उम्र में जो अनुभव आपने लिया है, कई सारे लोग आपके पास आते होंगे, तो पेरेंट्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ये भी बताएंगे। तो क्योंकि कई सारे पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो अपने बच्चे, एवरीवन इज कॉन्शियस अबाउट द किड्स कि मेरा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो आपकी तरफ से पेरेंट्स को क्या क्या अप्रोच करना चाहिए? देखिए सर, पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे थोड़े से आज की तारीख में थोड़े इतने ज़्यादा लचीले नहीं हैं, थोड़े से कम लचीले हैं जी, और स्टबर्न भी हैं। बात मानना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है पेरेंट्स की। तो ऐसी स्थिति में निरंतर काउंसलिंग वो अपने बच्चों का करें और खुद भी जागरूक रहें, और ऐसे लोगों से मिलते रहें जो कि प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड माइंड नहीं रखते, उनसे सलाहें लेते रहें। ऐसे संस्थानों के टीचर्स से मिलते रहें, जाते रहें उनके पास, उनकी राय लेते रहें,
और ये देखें कि हर चीज उनको कहाँ रैशनली या मतलब हर चीज जैसे शिक्षा और उस शिक्षा के माध्यम से बदलाव और वो बदलाव क्या कॉस्ट कर रहा है, इन तीनों चीजों में जो बैलेंस है और जो डिग्री उसको मिल रही है वो कितनी सुरक्षित है, कितनी उसकी मान्यता है, कहीं कोई उसको लेंस लगा के तो नहीं देखेगा, है ना, कहीं उस पर कोई सवालिया निशान तो नहीं लगाएगा, इत्यादि इत्यादि सारी चीजों का एक आकलन करने के बाद उनको निर्णय लेना चाहिए। और वो ये सारी शिक्षा और ये सारा बदलाव जो आ रहा है उनके बच्चे में, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ये सब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कर रहा है जी। तो उसका जीवन निर्वाह करने के लिए उसको जो रोजगार मिलेगा उससे वो कितनी आय कर पाएगा, उसकी रैशनैलिटी उसको उससे देखनी चाहिए, उनको देखनी चाहिए और बच्चे को इन बिंदुओं के ऊपर समझाना चाहिए जी। ये दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, ये बहुत अच्छी बात कही। आजकल कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वह पढ़ रहा है वो उसके हिसाब से करता रहेगा, लेकिन बीच बीच में कई बार ऐसा देखा भी गया है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक लंबा सा गैप आता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की मानसिकता के साथ बच्चे सहमत नहीं होते हैं, बच्चों की मानसिकता के साथ पेरेंट्स सहमत नहीं होते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आपकी बातों से ये जो हमारा शीर्षक था, शिक्षा एक सामाजिक दायित्व है, इसमें कई सारी बातें लोगों को सीखने को मिली होगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम लोग कई सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्र की चीज़ें बांटने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिले। सर, एक सवाल सडनली मेरे दिमाग में और उठा है कि अभी फ्यू डेज बैक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर में मैंने एक स्टडी के बारे में पढ़ा था। उसमें जो IIT खड़गपुर और कानपुर ये जो विद्यार्थी थे, वहाँ के विद्यार्थियों ने एक रिजल्ट दिया कि जो IIT के टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका और जो कोटा के ट्यूशन इंस्टीट्यूशन से उनके पढ़ाने के तरीका में ह्यूज डिफरेंस है। और उन्होंने ये कहा भी है कि जो कोटा के ट्यूशन सेंटर से वहाँ के टीचर्स का समझाने का तरीका ज़्यादा बेहतरीन है, वो ज़्यादा उनको अच्छे से समझ पाते। तो ये तो सवालिया निशान है कि कितने बड़े IIT कॉलेज के प्रोफेसर्स को वो नेग्लेक्ट करके ट्यूशन सेंटर्स के टीचर्स को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका जो वे ऑफ टीचिंग है उनको अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहूँगा जो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि देखिए, IIT या इंजीनियरिंग कॉलेज कहिए आप या कोई शिक्षण संस्थान कहिए जी, उसका एक अलग उद्देश्य है और एक नहीं उसके दो उद्देश्य हैं। वो आपको सर्टिफाइड करता है और वो आपको शिक्षित करता है जी। तो वहां फोकस दो चीजों पे है, ठीक है। एक, क्योंकि वो डिग्री ओरिएंटेड कोर्स है जी, उसमें सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड कोर्स है। तो मैंने आपको जैसा कहा कि वहां पर लोगों का फोकस डाइवर्ट हो जाता है, कई बार वो सेल्फिश भी हो जाते हैं जी। देखिए, कई बार IIT के प्रोफेसर ये सोचते हैं कि मैं अगर कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा अटेंड करूंगा तो मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, मेरे को कंसल्टेंसी ज़्यादा मिलेगी और मैं इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ पाऊंगा और उनको बहुत सारे गेन्स उसमें नज़र आते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अप्रोच है वो मिस हो जाती है। तो अब जो ये एस्पेक्ट मैंने बताया उनका आपको, उससे बच्चों को क्या लाभ होता है कि बच्चे भी इस तरह से प्रेरित भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे उन चीजों से प्रेरित नहीं होते। टीचर को जब देखते हैं कि वो इस तरह के एंडेवर्स कर रहा है, इस तरह के प्रयास कर रहा है, इंडस्ट्री से जुड़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो भी प्रेरित होते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर उनकी उस जगह रिक्वायरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, तो वो जरूर मिस हो जाता है। जबकि मैंने आपको बताया कि ट्यूशन सेंटर्स पे, ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर केवल और केवल एक ही अप्रोच रहती है कि इस बच्चे को मुझे कॉम्प्लेक्स चीज को बिल्कुल सुंदर और सरल तरीके से इसके दिमाग में डालना ही है, चाहे ये बच्चा कमजोर है
चाहे बच्चा इंटेलिजेंट है। जी। इसलिए कमजोर बच्चा भी वहां जाकर के खुशी महसूस करता है। केवल यही फर्क है। जी सर, आखिर में जाते जाते अगर आप कहें तो मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल भी पूछ सकता हूं? हाँ बिल्कुल, जरूर पूछिए। क्योंकि आपने, मैं बुलाया था तब आपने कहा था आपके घर पे टीवी कनेक्शन भी नहीं है, तो ये एक क्या रीजन है? क्योंकि कई सारे पेरेंट्स भी अपने टीवी कनेक्शन जब बच्चे छोटे होते तो कटवा देते, तो एक थोड़ा मजाकिया सा सवाल हो गया, लेकिन चाहूंगा आप व्यक्तिगत सवाल का भी जवाब दें। एक्चुअली मेरी पत्नी भी शहर के बहुत अच्छे स्कूल में टीचर हैं और वो फिजिक्स पढ़ाती हैं जी। तो उनका ये मानना है कि अभी जो बच्चे को शिक्षा मिल रही है, जो स्कूली शिक्षा है, वो एक तरह से बुनियादी शिक्षा होती है। और ये मेरा भी बहुत इस तरफ मानना है जी। कि ये उनका कहना सच है कि बुनियादी शिक्षा, क्योंकि वो आधार होती है किसी भी आप हायर एजुकेशन का, जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस समय बच्चे का कंसंट्रेशन, अगर उसका फोकस्ड माइंड नहीं है और उसके लिए हम डाइवर्जेंस काफ़ी घर में इकट्ठे कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हम उसके साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि वो शिक्षा का महत्व उस उम्र में नहीं समझता जी। और ये दोष हमारा हो जाता है कि हम उसको कितना एक्सपोजर दूसरी चीज़ों का दे रहे हैं। इसके ऊपर मैंने अभी एक लेख भी लिखा था, वो करीब 21 सितंबर के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बिल्कुल पढ़ा था मैंने सर, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था कि आजकल हम बहुत ज़्यादा गजेट सेवी हो गए हैं और हम ये सोचते हैं कि बच्चों के हाथ में अगर गजेट है तो हमारा बच्चा काफ़ी उन्नत है जी। मैं समझता हूँ कि ये सोच बड़ी गलत है जी। और गजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स को काम में लेना, या टीवी जी पे जो वार्ताएं आती हैं, जो चीज़ें देखी जाती हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक परिपक्वता आने के बाद अगर हम उसके ऊपर अपना समय बिताएं जी, तो हम उसका ज़्यादा लाभ ले सकते हैं जी। क्योंकि अभी 12th क्लास तक और जो स्कूली शिक्षा है उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, या मैं कहूँगा उससे आगे बढ़ूंगा, इवन जैसे BSc है, BA है, BCom है या BTech है, इन पढ़ाइयों में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स किसी चीज को लेकर के क्लियर होंगे तभी आगे आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं जी। अन्यथा आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप हायर स्टडीज के अंदर इतना अच्छा नहीं कर सकते, आप रिसर्च नहीं कर सकते। हाँ, और जब रिसर्च आप ऑर्नामेंटल रिसर्च करेंगे तो मेरे ख्याल में आप समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप में क्लियरिटी होगी, आप में समझ अच्छी होगी, तो आपका रिसर्च का टॉपिक भी अच्छा होगा जी। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी उसके लिए जी। और आप कुछ समाज को उसमें से जरूर निकाल करके कुछ दे पाएंगे जी। सर, सहमत हूं मैं आपसे इस बात से। दर्शकों से निवेदन है कि आज जो हमारे इस खास कार्यक्रम के मेहमान हैं विवेक जी शर्मा, और आप अभी विभागाध्यक्ष मैनेजमेंट संकाय गीतांजलि के अंदर कार्यरत हैं। और आज का जो हमारा शीर्षक था, शिक्षा एक सामाजिक दायित्व है। आपने जो अच्छी अच्छी बातें कही, मैं दावे से कह सकता हूं कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको प्रेरणा मिली होगी। सर, इस कार्यक्रम अंतिम कड़ी में मैं पूछना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का मेन मकसद है, हमारा बिल्कुल सोशल प्रोग्राम है ये, युवाओं को अलग अलग क्षेत्र की जानकारी देना, अलग अलग फील्ड के बारे में अलग अलग व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना, ताकि लोगों को भी उसकी जानकारी मिले और कुछ प्रोत्साहन मिले। मैं चाहूँगा आपके भी फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में आप देवें। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, आपने चालू किया है। इससे आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं, जिनको आप ठीक समझते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं जी। और उनके विचार इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक प्रसारित करवाते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि मैं, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत भी ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मैं बच्चों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने, हो सकता है कुछ एक पेरेंट्स, क्योंकि जब हम टीचर पेरेंट मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं, इवन कॉलेज के बच्चों के साथ हम बैठते हैं, उनके पेरेंट्स की बात सुनते हैं, तो कई पेरेंट्स हमारे को कहते हैं कि दिन भर टीवी देखता है। तो ये जो शिकायत है ये काफ़ी पॉपुलर शिकायत है और स्कूली बच्चों में तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के प्रोग्राम आप अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ करते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा समाज को तो होता ही है जी। और होना भी चाहिए जी।
तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। जी, थैंक यू सर। आज हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए समय दिया। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी। अब मुलाकात करते हैं अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। आप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहें और देखना क्या चाहें आप देखें ज़रूर। यूट्यूब पर ये नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा और आप अपने व्यूज़, अपनी राय भी रखें, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मेन लक्ष्य है आपको प्रेरित करना और अलग अलग क्षेत्र की जानकारी आपके साथ साझा करना। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच। सर, एक चीज़